अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में हमारी नेक्स्ट हेडिंग है लैरिंजाइटिस, राइट। और लैरिंजाइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ द लैरिंग्स। सपोज मैं एक डायग्राम बनाता हूँ फेस का, राइट। और फेस के अंदर हम डायग्राम के अंदर देखते हैं, पिछली क्लासेज में हमने ये राइनाइटिस देखा था, नेजल कैविटी, क्लियर, नेजल कैविटी का इन्फ्लामेशन, राइनाइटिस। उसके बाद हमने फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन, फेरेंजाइटिस। अब हम थोड़ा नीचे की तरफ आ रहे हैं, लैरिंग्स की तरफ। और लैरिंग्स के इनर लाइनिंग मीन्स म्यूकोजा ऑफ द लैरिंग्स, राइट। ये म्यूकोजा ऑफ द क्या है, लैरिंग्स है। म्यूकोजा ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है, म्यूकोजा ऑफ लैरिंग्स। अब डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकोसा मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकोसा मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग इज कॉल्ड लैरिंजाइटिस, राइट। तो ये लैरिंजाइटिस की डेफिनेशन हुई। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। अब इन्फ्लामेशन की तो हमने अक्सर बार बार डिस्क्रिप्शन कर ही रखा है, एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ। ये कोई सेल स्ट्रक्चर है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, कोई भी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, और किसी भी तरह से यहाँ पे डैमेज आता है, ठीक है। वो डैमेज थर्मल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, केमिकल डैमेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी यदि किसी भी तरह का डैमेज आता है तो यहाँ की सेल्स क्या करती है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज करेंगी और क्या क्रिएट करवाएंगी, इन्फ्लामेशन करेंगी, इन्फ्लामेशन करेंगे। और उसके सिम्टम्स मैंने आपको बताए थे कि लेयर स्वेलिंग हो जाएगी, इसके सिक्रीशन बढ़ जाएंगे, रेडनेस भी हो सकती है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लामेशन के साइन एंड सिम्टम्स हैं। अब लैरिंजाइटिस के अंदर सेम वही चीज़ें सारी रिपीट होंगी। इंट्रोडक्शन में हम फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जैसा कि आप नोट्स के अंदर देख रहे हो, ठीक है, इंट्रोडक्शन। और फर्स्ट पॉइंट इसमें यही लिखा है कि लैरिंजाइटिस इज द मेडिकल टर्म फॉर द इन्फ्लामेशन ऑफ स्वेलिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लाइनिंग ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स की जो लाइनिंग है, लैरिंग्स की लाइनिंग की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर या तो इन्फ्लामेशन आना या स्वेलिंग आना, सूजन आना, या तो इन्फ्लामेशन आना या फिर स्वेलिंग आना, क्या कहलाएगा, लैरिंजाइटिस, राइट। अब लैरिंग्स जो है उसका दूसरा नाम क्या है, वॉइस बॉक्स, क्लियर, वॉइस बॉक्स। अब जब भी लैरिंजाइटिस होगा, और लैरिंग्स का मेन फंक्शन क्या रहता है, वॉइस प्रोडक्शन का, और जब लैरिंजाइटिस होता है तो वॉइस प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो कुछ सिम्टम्स यहाँ पे पॉसिबली हॉर्सनेस या फिर पॉसिबली टेम्पररी लॉस ऑफ द स्पीच इसमें हो सकता है। सपोज करो कोई पर्सन एलर्जिक एनवायरनमेंट में या इन्फेक्शियस एनवायरनमेंट में रहता है, उसे इन्फेक्शन लग जाता है और उसे लैरिंग्स के अंदर क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन यदि हो जाता है, ठीक है, लैरिंग्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है, लैरिंजाइटिस यदि उसे हो जाता है, क्लियर, लैरिंग्स का यदि इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे लैरिंजाइटिस कहते हैं। और लैरिंजाइटिस के दौरान उसमें सिम्टम्स क्या क्या आएंगे कि पेन होगा, थ्रोट पेन होगा, ठीक है, स्नीजिंग, कफिंग, म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा होगा, और यहाँ पर वॉइस रिलेटेड सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस या फिर पॉसिबली टेम्पररी लॉस ऑफ द स्पीच, यानी कि कुछ समय के लिए स्पीच का भी चला जाना, पेशेंट का बोल नहीं पाना, ठीक है, वो साउंड क्रिएट नहीं करता। पर्सन कॉन्शियस हो सकता है लेकिन उसे बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द कॉजेज ऑफ द लैरिंजाइटिस सच एज द कॉमन वायरस एंड यूजिंग योर वॉइस टू मच। मोस्ट कॉमन कॉजेज क्या है, पहला तो वायरल इन्फेक्शन हो जाना, वायरल इन्फेक्शन हो जाना, या दूसरा कारण क्या है, यूजिंग टू मच वॉइस, अपनी आवाज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना, ठीक है, चिल्ला चिल्ला के बोलना, बार बार बोलना, ठीक है, और लंबे समय तक यदि बोलना तो वोकल कॉर्ड्स वगैरह क्या होते हैं, इंजर्ड हो जाएंगे, इनमें स्ट्रेस ज़्यादा होने के कारण से यहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती है और इन्फ्लामेशन कर सकती है। तो ये एक्सेसिव टॉकिंग और एक्सेसिव वॉइस प्रोडक्शन और इन कारणों से भी लैरिंजाइटिस हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, राइट। सेकंड हेडिंग है अपनी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन, राइट। अब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के अंदर जिस तरह से क्वेश्चन बनेंगे उसी तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राइट। ये नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए क्लास है और बेसिक के लिए है, इसलिए फर्स्ट इंट्रोडक्शन में जो मैंने आपको नोट्स में अवेलेबल करवाया है उसी का मीनिंग समझाया है। सेकंड डेफिनेशन यदि कोई पूछे तो इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट लाइन है हमारी वही डेफिनेशन है इसकी, लेरिंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द लेरिंग्स, ये इसकी डेफिनेशन है। और क्लासिफिकेशन की यदि बात करें तो क्लासिफिकेशन यहाँ पे दो तरह के हो सकते हैं। जो क्लासिफिकेशन के मैटर में जो लिखा है उसको मैं थोड़ा ड्रॉ लाइन करके समझाना चाहूँगा। पहला है एक्यूट, राइट, और दूसरा है क्रॉनिक। अब यहाँ पे एक्यूट और क्रॉनिक का यही मतलब रहता है जो हर जगह रहता है। क्या रहता है कि एक्यूट सडनली साइन एंड सिम्टम्स आ जाएं तो एक्यूट, और धीरे धीरे साइन एंड सिम्टम आ जाए तो क्रॉनिक। अब कितना जल्दी साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है। और जो इस कैटेगरी में क्या होता है कि जो सिम्टम्स हैं वो कुछ वीक के अंदर, लेस देन वीक के अंदर आते हैं तो एक्यूट, और धीरे धीरे बढ़ते हैं, एक महीने में धीरे धीरे सिम्टम्स आएंगे तो हो जाएगा क्रॉनिक हो जाएगा। बस यही डिफरेंस आपको दोनों के अंदर याद रखना है, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, राइट। आगे बढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी भी इसके अंदर अक्सर क्वेश्चन बनते नहीं हैं, पर यदि आप लिखना चाहो तो पैथोफिजियोलॉजी, राइट, आप अपने नोटबुक के अंदर लिखना चाहो तो फर्स्ट लाइन आप क्या लिख सकते हो, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, राइट। तो फर्स्ट आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, राइट, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। अब इटियोलॉजिकल फैक्टर इन्फेक्शन हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, ठीक है। डैमेज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लाइनिंग ऑफ लैरिंग्स, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लाइनिंग ऑफ लैरिंग्स की लाइनिंग की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ डैमेज हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स रिलीज, क्या हो जाएगा, रिलीजिंग ऑफ, यहाँ लिख लेते हैं, रिलीजिंग ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर इन लैरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स उनकी सेल्स सीक्रेट करेंगी, और क्या हो जाएगा, स्वेलोविंग, ठीक है, इंक्रीज्ड सिक्रेशन, स्वेलिंग, इंक्रीज्ड सिक्रेशन, नैरोविंग ऑफ लैरिंग्स, और इसी को ही क्या कहते हैं हम, लेरिंजाइटिस। तो इस तरह से ये पैथोफिजियोलॉजी हो गई, राइट। आगे बढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स किस तरह से लिखना है, तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जैसा कि मैंने नोट्स में अवेलेबल करवा रखा है वो सारे सिम्टम्स लेरिंजाइटिस के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है वीक वॉइस और वॉइस लॉस, या तो वॉइस जो है, ठीक है, या तो वॉइस जो है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, या तो वॉइस कमज़ोर हो जाएगी या फिर लॉस हो जाएगी, दो चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद है टिकलिंग सेंसेशन एंड रॉनेस इन थ्रोट, ठीक है, थ्रोट के अंदर टिकलिंग सेंसेशन आएंगे, या फिर ऐसा लगेगा कि थ्रोट के अंदर कोई इरिटेशन आ गया है। थर्ड पॉइंट है ड्राइनेस एंड सोर थ्रोट एंड ड्राई कफ, थ्रोट के अंदर हमको ड्राइनेस फीलिंग हो सकता है, या फिर सोर थ्रोट, छाले बन सकते हैं, सोर थ्रोट, ठीक है, और ड्राई कफ, कफिंग जो आएगी वो ड्राई होगी, राइट। इसके बाद कोल्ड और फ्लू लाइक सिम्टम्स भी इसके अंदर हो सकते हैं, ऐसा लगेगा कि सर्दी जुकाम है या फ्लू जैसे सिम्टम्स इसके अंदर हो सकते हैं। और फीवर आ सकता है, पर्सन को स्वेलन लिम्फ नोड में सूजन हो सकती है, परहैप्स पेन एंड स्वेलोविंग, ठीक है, और फीलिंग द फुलनेस ऑफ द थ्रोट, गले में कुछ अटक गया है, गला पूरा भर गया है किसी चीज़ से, ये सारे सिम्टम्स एक्सपीरियंस होंगे किसको, पेशेंट को, लेरिंजाइटिस के पेशेंट को। तो ये सारे सिम्टम्स आपको याद करने हैं। क्वेश्चन यदि बनेगा तो यही बनेगा कि डिफाइन द लेरिंजाइटिस एंड राइट डाउन द इटियोलॉजी और क्लिनिकल फीचर और राइट डाउन द मैनेजमेंट, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। डेफिनेशन, क्लिनिकल फीचर्स, मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, राइट। डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन की बात करें, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करेंगे, राइट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल
एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री, राइट, मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, दो तो हम अभी तक करते आए हैं, यहाँ पे भी करने हैं। मेडिकल हिस्ट्री के अंदर हम ये पूछेंगे कि कोई एलर्जी वाले एरिया में तो नहीं रहे हैं, क्लियर, कोई स्मोकिंग या ट्यूबेको की हैबिट तो नहीं है, या कोई ऐसे ड्रग्स तो नहीं चल रहे हैं जो कि एलर्जी क्रिएट करें, तो ये सारी हिस्ट्री लेना क्या कहलाएगा। या कोई फैक्ट्री में ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री तो नहीं है, कुछ कोई कॉटन की फैक्ट्री में काम तो नहीं कर रहे हो, डस्ट पार्टिकल में काम तो नहीं कर रहे हो, जो भी हमने इसके पहले फेरेंजाइटिस के अंदर पूछा वो सब चीज़ें इसमें भी पूछने की जिम्मेदारी बनती है। इसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो सिम्टम्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स, जैसे कि ड्राइनेस ऑफ कफ तो महसूस नहीं हो रहा है, वॉइस वीक वगैरह तो नहीं आ रही है, फ्लू लाइक सिम्टम तो नहीं है, ड्राई कफिंग और थ्रोट के अंदर कुछ फुलफिलनेस जैसा तो नहीं है, फीवर तो नहीं है, तो क्लिनिकल फीचर्स के बारे में हम जो चेक करते हैं वो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर काउंट होगा। इसके बाद थर्ड हम लिखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर लैरिंजियोस्कोपी, लैरिंजियोस्कोपी, राइट। और लैरिंजियोस्कोपी के अंदर हम एक पर्टिकुलर, ये सपोज करो लैरिंग्स है, राइट, और लैरिंग्स के अंदर हम एक डॉक्टर्स फिजिशियन क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक कैथेटर, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इंसर्ट करते हैं, लेकिन ये ट्यूब जो है वो फाइब्रो ऑप्टिक से मिलकर बनी हुई है। क्या क्या ध्यान रखना है ट्यूब के बारे में, फाइब्रो ऑप्टिक, पहली बात फाइब्रो ऑप्टिक की मिलकर बनी है, पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि ये ट्यूब जो है वो फाइब्रो ऑप्टिक की बनी हुई है। दूसरा है कि ये फ्लेक्सिबल ट्यूब रहती है, फ्लेक्सिबल ट्यूब रहती है, राइट। तीसरा ये रहता है कि ये थीन बिल्कुल पतली ट्यूब रहती है, राइट। चौथा ये कि इसके अंदर लाइट कैमरा या मिरर की व्यवस्था होती है इस ट्यूब के अंदर, राइट, मिरर, ओके, लाइट कैमरा या मिरर की व्यवस्था होती है। और ट्यूब अंदर क्यों इंसर्ट करी है, विजुअलाइजेशन के लिए, विजुअलाइजेशन ऑफ इनर स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स, विजुअलाइजेशन ऑफ इनर स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स के अंदर के स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम फाइब्रो ऑप्टिक फ्लेक्सिबल थीन, पतली फाइब्रो ऑप्टिक की बनी हुई फ्लेक्सिबल पतली थीन जो है ट्यूब इंसर्ट करते हैं, जिसके अंदर लाइट कैमरा या मिरर की व्यवस्था होती है इसके अंदर, ठीक है, और उनकी मदद से हम विजुअलाइजेशन करते हैं किसका, इनर लाइनिंग ऑफ द लैरिंग्स का। तो ये क्या हो गया, एग्जामिनेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्कोपी, राइट, उसको हम स्कोपी कहते हैं। तो यहाँ पे लैरिंग्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो प्रोसीजर का नाम हो जाएगा लैरिंजियोस्कोपी, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे, बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब ये रहता है, लैरिंजियोस्कोपी का मतलब तो ये रहता है कि ओनली विजन, ओनली देखना, अंदर इंस्पेक्ट करना, एग्जामिन करना, ठीक है, विजुअल एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन यदि हम वहाँ से कोई पीस बाहर निकालते हैं सैम्पलिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए, राइट, उसके अंदर हम इन्फेक्शन को भी चेक कर सकते हैं, कैंसर चीज़ों को भी चेक कर सकते हैं। तो यदि किसी पीस को, जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन के पीस को हम कट करके हमने बाहर निकाला, या फिर कोई पस फॉर्मेशन है या कोई पॉलिप है तो उसको हमने बाहर निकाला, तो उस चीज़ को हम एग्जामिनेशन के लिए बाहर निकालते हैं। टिश्यू, बॉडी टिश्यू या पार्ट ऑफ द टिश्यू या ग्रुप ऑफ द सेल यदि हम बॉडी से यदि रिमूव करते हैं बाहर की तरफ, तो और उसका एग्जामिनेशन करने के लिए रिमूव करते हैं, तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं बायोप्सी, राइट। तो बायोप्सी में क्या है कि सस्पिशियस एरिया जो भी है, जिस एरिया में डाउट लग रहा है, जिस एरिया में उसको डिफेक्ट लग रहा है, उन एरिया को थोड़े से पीस को बाहर निकालेंगे, कुछ सैंपल को, और उसका लेबोरेटरी एग्जामिनेशन किया जाता है। तो इस तरह से फोर्थ प्रोसीजर अपना होता है बायोप्सी, और इसका भी डिटेल आपको नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, एक लाइन में, 2 लाइन में इसका डिटेल लिखा हुआ है। तो ये आप रीड आउट कर लेना, और यही चीज़ें आपके नोट्स हैं, और इसी को यदि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो सेम टू सेम यही चीज़ें लिखनी है। इन लाइंस को समझने में, अंडरस्टैंडिंग में कहीं हिंदी मीनिंग क्या है, उस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, मैनेजमेंट ऑफ लैरिंजाइटिस। लैरिंजाइटिस को मैनेज किस तरह से किया जाए, लैरिंजाइटिस को मैनेज किस तरह से किया जाए। तो इसमें फर्स्ट तो हमको वो ध्यान रखना है कि पेशेंट को जो सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम्स से रिलेटेड हमको ट्रीटमेंट करना है।
ठीक है। मैनेजमेंट का मेन फोकस क्या रहता है कि पहला तो सिम्टम रिलीव हो जाए और दूसरा उसका कॉज जो है, उसका जो कारण है, इटियोलॉजी जो है वो भी रिमूव हो जाए परमानेंट। ये 2 एम होते हैं मैनेजमेंट के। तो पहला तो ये कि पर्सन को अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे कि पर्सन को फीवर हो सकता है, जैसा कि आपके नोट्स में लिखा है, ठीक है। पर्सन को फीवर हो सकता है, उसके गले में छाले हो सकते हैं, सोर थ्रोट हो सकता है, कफिंग अप हो सकता है, ठीक है। उसके जो स्पुटम है पर्सन के वो येलो कलर के स्पुटम आ सकते हैं या ब्लडी स्पुटम आ सकते हैं, ब्लड जैसे स्पुटम आ सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड को मतलब कि पानी को पीने में पेशेंट को पेन महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, पानी घुट नहीं पा रहा है, निगल नहीं पा रहा है पानी को, तो इन सारे सिम्टम्स को दूर करने के लिए हम पेन है तो एनाल्जेसिक्स देते हैं, इन्फेक्शन तो एंटीबायोटिक्स देंगे। इस तरह से हम इनको ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसके लिए ही आपके नीचे जो हेडिंग दे रखी है पेज नंबर 285 पर नीचे जो मेडिकल ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर हम देखेंगे किस तरह से मैनेजमेंट करना है। तो फर्स्ट हम यदि लेते हैं लेरिंजाइटिस ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यदि लेरिंजाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो या हम कहें कि बैक्टीरियल लेरिंजाइटिस हो, तो बैक्टीरियल के लिए तो हम क्या लेंगे, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन लेते हैं। और यदि फंगल लेरिंजाइटिस हो तो एंटी फंगल मेडिसिन लेंगे, जिनके एग्जाम्पल्स इस लाइन में लिखे हुए हैं, ठीक है। और नहीं लिखे हुए तो मैं बता देता हूँ, एमोक्सिसिलिन, ठीक है, एमोक्सिसिलिन वगैरह हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए लेते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सेसिन लेते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन, राइट। और हो सकता है सेफ्ट्रिएक्सोन, ठीक है, सेफ्ट्रिएक्सोन। इस तरह से डिपेंड करता है कि पेशेंट का इन्फेक्शन कितना लंबा है, एज क्या है, सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। और बहुत सारे एंटीबायोटिक देने के बाद भी इन्फेक्शन सही नहीं हो रहा है तो जो हम बायोप्सी लेते हैं उसका कल्चरल सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है और पर्टिकुलर मेडिसिन का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि कौन सी मेडिसिन से ये बैक्टीरिया रिएक्शन शो कर रहा है या उससे किल हो जाएगा। तो उस तरह की मेडिसिन फिर इसमें स्टार्ट कर दी जाती है। अब फंगल के लिए एग्जाम्पल मैं बता दूं, फ्लूकोनाजोल, ठीक है, फ्लूकोनाजोल जो कि पहले भी बता चुके हैं। तो ये सारी मेडिसिन क्या रहती है, एंटीबायोटिक रहती है। दूसरे नंबर पर हम यदि बात करें तो पहली की यदि हम हेडिंग देना चाहें तो एंटीबायोटिक हम लिख सकते हैं, एंटीबायोटिक्स। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबैक्टीरियल, फंगल के लिए एंटीफंगल, ठीक है, ओके। यदि वायरल है तो एंटीवायरल। मोस्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शन ऑटोमेटिक सही होते हैं, लेकिन कुछ वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीवायरल रहती है, जैसे कि अभी ये स्वाइन फ्लू के लिए हम N1H1 टैबलेट लेते थे, ठीक है, वो उसका एग्जाम्पल हो गया एंटीवायरल का। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इन्फ्लामेशन जो है, इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स को हमको क्या करना है, कम करना है। और इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स को कम करने के लिए इम्यूनिटी को क्या करना पड़ेगा, सप्रेस करना पड़ेगा, राइट। इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए हम इम्यूनोसप्रेसिव, कहने का मतलब मैं ये चाहता हूँ कि इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए हम क्या देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं। क्या देते हैं, स्टेरॉइड्स, राइट। और स्टेरॉइड्स के अंदर एग्जाम्पल जैसे कि प्रेडनिसोन, राइट, प्रेडनिसोन जैसे कि आपके नोट्स में लिखा हुआ है, प्रेडनिसोन, बीटामेथाजोन, डेक्सोमेथाजोन। तो इस तरह की जो मेडिसिन है ये क्या है, स्टेरॉइड है, जो कि इम्यूनिटी को सप्रेस करेंगे और इन्फ्लामेशन को थोड़ा सप्रेस करेंगे और उनसे होने वाले सिम्टम्स को रिलीफ करेंगे, कम करेंगे, राइट। जैसे कि स्वेलिंग वगैरह कम करना, इचिंग या सोरनेस या अल्सरेशन से जो इरिटेशन हो रहा है, फीवर आ रहा है, तो इन्फ्लामेशन से होने वाले साइन एंड सिम्टम्स को कम करेंगे, म्यूकस सिक्रेशन वगैरह कम करेंगे, जो स्वेलिंग आ गई है स्वेलिंग को कम करेंगे। उन सब चीज़ों के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। यदि इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे, राइट। आगे बढ़ेंगे, लेरिंजाइटिस इज ड्यू टू द इसोफेजियल रिफ्लेक्स। कभी कभी ऐसा होता है, उसके लिए मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये डायग्राम बना दिया मैंने। अब इसके अंदर क्या होता है, HCl, राइट। स्टमक के अंदर क्या होता है, HCl। और कभी कभी ये क्या है, इसोफेगस। ये क्या है, ईसो। आप O से भी स्पेलिंग लिख सकते हो, ठीक है, और E से भी चलता है, इसोफेगस, ठीक। इस स्पेलिंग तो दोनों से चलती है, इसोफेगस। अब कभी कभी क्या होता है कि इसोफेगस का जो रिफ्लेक्स रहता है, जो बाहर की तरफ एक्सपेल आउट करने की एबनॉर्मलिटी आती है, उसको हम कहते हैं कि इसोफेजियल रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं, इसोफेजियल रिफ्लेक्स। और गैस्ट्रिक और इसोफेगस दोनों मिलकर यदि बाहर एक्सपेल आउट करने की, वॉमिटिंग करने की कोशिश करें तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स नाम से ये डिजीज कंडीशन रहती है। अब गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स में क्या होगा कि
ये रिफ्लेक्स देंगे तो HCl कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर आने लगता है। और ये HCl लेरिंग्स की लेरिंग्स की इनर लाइनिंग जो है उसको क्या करेंगी, लेरिंग्स के इनर लाइनिंग को इरिटेट करेंगी, और लेरिंग्स के इनर लाइनिंग को इरिटेट करेंगे तो उससे भी लेरिंजाइटिस हो सकता है। तो इसोफेजियल, गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लेक्स वाले जो पेशेंट रहते हैं, गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लेक्स वाले पेशेंट जो रहते हैं वो HCl को एक्सपेल आउट करते हैं, और ये HCl एक्सपेल आउट होकर किसको इरिटेट करता है, इरिटेट लेरिंग्स, राइट, लेरिंग्स को इरिटेट करता है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो HCl है उसको सप्रेस करने के लिए, उसके सिक्रीशन को कम करने के लिए हम जेंटेक या प्रिलोस के नाम से मेडिसिन देते हैं। जेंटेक हो गया, रेंटेक हो गया, रेनिटिडिन हो गया, ठीक है। ये मेडिसिन ऐसी रहती है जो एसिडिटी को कम करती है, प्रिलोस के नाम से, जो कि आपके नोट्स में लिखा हुआ है, और ये चीज़ें दी जाती है। और ये 4 से 6 वीक तक के लिए दी जा सकती हैं ये मेडिसिन, ठीक है, तक चलती है ये मेडिसिन, खाली पेट लेते हैं सुबह उठ के। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ द वायरल लेरिंजाइटिस। आ गया वायरल का नाम, राइट। तो पॉइंट है हमारा 4th नंबर का पॉइंट, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वायरल लेरिंजाइटिस। वायरल लेरिंजाइटिस किस तरह से लिखा जाए, किस तरह से ट्रीट किया जाए। तो वायरल लेरिंजाइटिस के अंदर हम ऑटोमेटिकली सही होता है वायरल लेरिंजाइटिस तो, ठीक है, लेकिन जो हैवी रहते हैं वायरस उनके लिए तो एंटीवायरल की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे जो कॉमन वायरल इन्फेक्शन है, वायरल लेरिंजाइटिस है, उसके लिए हम प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेते हैं। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड मतलब कि जो कफिंग करने से और सिक्रीशन, एक्सेसिव सिक्रीशन वगैरह करने से फ्लूइड क्या होता है, उसकी कमी पड़ जाती है। तो उसको पूरा फुलफिल करने के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए हम प्लेंटी ऑफ फ्लूइड एडवाइस करते हैं पेशेंट को। थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना है। इसके बाद दूसरा है ह्यूमिडिफाई एयर, ठीक है, जो सांस ले रहा है वो सांस ड्राई नहीं होनी चाहिए, उसको ह्यूमिडिफाई एयर देनी है, ताकि एयर जैसे ही उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाए तो लैरिंग्स की जो इन्फ्लेम्ड लेयर है उसको इरिटेशन ना हो। तो लैरिंग्स की इन्फ्लेम्ड एयर को इरिटेशन से बचने के लिए ह्यूमिडिफाई एयर देनी है। यदि पर्सन को पानी निगलने के समय पेन होता है, ठीक है, तो एनाल्जेसिक्स भी यहाँ पे दी जाती है, और उसका एग्जाम्पल है एसिटामिनोफेन, आइब्रूफेन, ठीक है, एसिटामिनोफेन या आइब्रूफेन, जैसा कि आपके नोट्स में लिखा हुआ है। और ये क्या है, पेन जो है, ये पेन निगलने के कारण से होता है, कोई पानी वगैरह निगलते हैं उस समय होता है, और ये एनाल्जेसिक। तो हमने एंटीबायोटिक भी दिया, यदि वायरल इन्फेक्शन तो एंटीवायरल दिया, इम्यूनिटी को कंप्रेस करने के लिए स्टेरॉइड्स दिया, और लास्ट में हमने ये एसिडिटी के लिए हमने रेंटेक वगैरह, जेंटेक या रेंटेक, इस तरह की मेडिसिन दी। और लास्ट में क्या होता है कि एक 5वीं अप्रोच ऐसी रहती है ट्रीटमेंट, जो आपके 5th नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है। उसका मीनिंग ये है कि यदि पर्सन को स्पीच प्रॉब्लम आए, राइट, तो या तो स्पीच थेरेपी दी जाती है या फिर सर्जिकल, ठीक है, सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। सर्जिकली रिपेयरिंग ऑफ वॉइस बॉक्स को सर्जिकली रिपेयर किया जाता है ताकि उसका स्पीच वापस रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये लेरिंजाइटिस का मैनेजमेंट करेंगे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्वीट टॉपिक है आपका, ठीक है, और बहुत ही छोटा है, बहुत कॉमन है, इम्पोर्टेंट भी है। तो इतना यदि जितना हमने बोर्ड पे डिस्प्ले किया, जितना मैंने कहा आपको, उसी को आप समझिए, उसी को रिवाइज कीजिए। नोट्स बस इतने इनफ है, इन्हीं नोट्स को पढ़िए और बार बार रिवाइज कीजिए। और यदि कोई डाउट है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।